औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 सेंट्रोसोम के बारे में होगा। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रोसोम सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक पाई जाती है और इस ऑर्गेनेली के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और ये ऑर्गेनेली सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करती है और यही फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को सेल के अपोजिट पोल्स तक ले जाती है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये सेंट्रोसोम है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। एटिमोलॉजी। सेंट्रोसोम ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और ग्रीक ज़बान के केंट्रॉन लफ्ज़ से निकला है जिसको सेंटर कहा जाता है और सोमा जो कि बॉडी को कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो ऑलमोस्ट सेल के सेंटर में पाई जाती है। हिस्ट्री। सेंट्रोसोम को बेनेडिन ने 1883 में डिस्कवर किया था और इसकी डिटेल्स और इसका नाम 1888 में थिडर बोरी ने रखा था। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का जो पैटर्न है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का जो मैकेनिज्म है, इस पे सबसे पहले काम 1950 में जोसेफ और हार्विन ने इंडिपेंडेंटली किया था और ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन की थी इन्होंने कि सेल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस तरह होती है। जब सेल डिवाइड होता है तो वो अपने सेंट्रियोल्स को किस तरह डिवाइड करता है, किस तरह डुप्लीकेट करता है। सिनोनिम। सेंट्रोसोम के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का टर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये वही सेंटर है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अकरेंस। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाई जाती है और प्लांट सेल्स और दूसरे फंजाई सेल्स जो होते हैं उनमें सेंट्रोसोम पाई नहीं जाती। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल या फंजाई सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करता है? तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है प्लांट्स में और फंजाई में। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ गामा ट्यूब्यूलिन सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और वही माइक्रोट्यूब्यूल्स पर क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ। स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर 2 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को सेंट्रियोल कहा जाता है और दूसरे को पीरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की डिफिनीशन। सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है जो कि सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद होती है और ये बहुत सारे प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन जो मेन प्रोटीन इसमें पाया जाता है उसको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। ओरिजिन। सेंट्रोसोम के बारे में ये जाना जाता है कि ये सबसे पहले यूनिसेल्युलर सिलिएटेड सेल्स में ओरिजिनेट हुई हैं और ये यूनिसेल्युलर सिलिएटेड सेल्स ऑल यूकेरियोट्स का कॉमन एंसेस्टर भी जाना जाता है। यानी इन यूनिसेल्युलर सिलिएटेड सेल से जितने भी यूकेरियोट्स हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं। जीन जो कि सेंट्रियोल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन जीन्स को सेंट्रीन्स कहा जाता है और यही सेंट्रीन्स सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ये जीन्स मौजूद नहीं होते जो सेंट्रियोल के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं।
सेंट्रीन जीन्स सेंट्रीन प्रोटीन्स को कोड करते हैं और ये सेंट्रीन प्रोटीन्स सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सेंट्रियोल का लेंथ 500 नैनोमीटर रिकॉर्ड किया गया है और इसकी जो डायमीटर है इट इज अबाउट 250 नैनोमीटर। सेंट्रियोल का जो शेप है ये सिलेंड्रिकल होता है और ये इसकी जो नंबर है ये 2 होती है। हर सेल में एक सेंट्रोसोम होता है और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रोसोम भी साथ में डिवाइड हो जाते हैं और इसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइडिंग सेल में 2 सेंट्रोसोम होंगे और 2 सेंट्रोसोम पर 2 सेंट्रियोल्स पर मुश्तमिल होंगे। ओरिएंटेशन, नॉर्मल सेल में जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं इनकी ओरिएंटेशन किस तरह होती है, ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये दोनों आपस में राइट एंगल बनाते हैं। कंपोजिशन, सेंट्रियोल बहुत सारे प्रोटीन से बना होता है, लेकिन ये 2 प्रोटीन्स जो हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन ये सेंट्रियोल में एबंडेंट होते हैं, यानी ये सेंट्रियोल का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, अगर हम सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रियोल 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होती है। ये सारे पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं, ये पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं और यही फिब्रिल्स चूंकि सेंटर में मौजूद नहीं होते, पेरिफेरी या साइड पे मौजूद होते हैं, इसलिए इसको पेरिफेरल फिब्रिल्स कहा जाता है और ये पेरिफेरल फिब्रिल्स सर्कल में अरेंज होते हैं। चूंकि सेंटर में कोई फिब्रिल मौजूद नहीं होती, इसलिए ये अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट कहलाती है। 9 फिब्रिल्स पेरिफेरी में और 0 फिब्रिल्स सेंटर में, तो ये फिब्रिल्स की अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट कहलाती है। फिब्रिल्स आपस में 40 एंगल्स बनाते हैं। एक यानी इसका मतलब ये है कि एक फिब्रिल दूसरे फिब्रिल के साथ 40 एंगल पर होता है और हर एक फिब्रिल फिर 3 सब फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक फाइबर, ये दूसरा और ये तीसरा फाइबर। तो इस वजह से एक फिब्रिल को जो 3 सब फाइबर पर मुश्तमिल होता है उसको ट्रिपलेट फिब्रिल भी कहा जाता है और हर एक सब फाइबर की डायमीटर जो है ये 25 नैनोमीटर रिकॉर्ड की गई है और ये 3 फिब्रिल्स अगर हम बाहर से अंदर की तरफ इनको नाम दें तो बाहर वाला C, फिर उससे अंदर B और फिर जो अंदर इससे अंदर होगा उसको हम A नाम देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बाहर C, फिर B और फिर A, ये फिर C, ये B और ये A कहलाएगा। हर एक सब फाइबर 13 प्रोटोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटोफिलामेंट्स क्या है? प्रोटोफिलामेंट लीनियर रोज होते हैं जो कि ट्यूब्यूलिन डायमर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ट्यूब्यूलिन डायमर का मतलब ये है कि ट्यूब्यूलिन के 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं और इन डायमर्स को हेटेरोडायमर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डायमर्स अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, इनसे बने होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है। ये एक जो रो है इसको प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। ये हेटेरोडायमर्स पर मुश्तमिल होती है।
इसका हेटेरोडाइमर का एक यूनिट अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरा यूनिट बीटा ट्यूब्यूलिन कहलाता है। और वो एक्सटेंशन जो एक ट्रिपलेट फिब्रिल को दूसरे ट्रिपलेट फिब्रिल के साथ कनेक्ट करती है, उस एक्सटेंशन को CA प्रोटीनेशियस लिंकर कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक ट्रिपलेट है और ये दूसरा ट्रिपलेट फाइबर है। ये दोनों ट्रिपलेट फाइबर CA लिंकर प्रोटीनेशियस मटेरियल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हब सेंट्रियोल का जो सेंटर है ये रॉड शेप प्रोटीनेशियस मास पर मुश्तमिल होता है, जिसको हब कहा जाता है, और हब की डायमीटर 2.5 नैनोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ये आप लोग देखें, ये सेंटर जो है इसको हब कहा जाता है। हब या सेंटर से 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स निकलते हैं और इन 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स को स्पोक्स कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्पोक्स हैं जो कि हब से निकलते हैं और हब को कनेक्ट करते हैं फाइबर्स के साथ। स्पोक थिकनिंग, स्पोक दो रीजन्स पर थिक हो जाता है, एक को एक्स थिकनिंग कहा जाता है और दूसरे को वाई थिकनिंग कहा जाता है। एक्स थिकनिंग का फंक्शन ये है कि ये स्पोक को ए सब फाइबर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्पोक है और ये ए सब फाइबर है और ये एक्स थिकनिंग है। एक्स थिकनिंग स्पोक को कनेक्ट करता है ए सब फाइबर के साथ। वाई थिकनिंग एक्स थिकनिंग को आपस में जोड़ती है और इसके साथ साथ एक्स थिकनिंग को CA लिंकर एक्सटेंशन के साथ भी कनेक्ट करती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाई थिकनिंग है। ये वाई थिकनिंग एक्स थिकनिंग और दूसरे एक्स थिकनिंग को आपस में कनेक्ट करती है और इसके साथ साथ एक्स थिकनिंग को कनेक्ट करती है CA लिंकर एक्सटेंशन के साथ। रेडियल स्पोक और पेरिफेरल फिब्रिल्स की वजह से सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन काट व्हील की तरह देखता है। सेंट्रियोल के दो टाइप्स होते हैं, एक को मदर सेंट्रियोल कहा जाता है और दूसरे को डॉटर सेंट्रियोल कहा जाता है। नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं होता तो उसमें दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, एक को मदर कहा जाता है और एक को डॉटर कहा जाता है। लेकिन जब ये सेल डिवीजन पर आता है, जब इस सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो ये मदर सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल दोनों मदर सेंट्रियोल बन जाते हैं। मदर से और हर एक मदर सेंट्रियोल अपने लिए डॉटर सेंट्रियोल बनाता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि डॉटर सेल्स को जो सेंट्रियोल मिलते हैं वो उसमें एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। उस न्यूली सिंथेसाइज्ड सेंट्रियोल को डॉटर सेंट्रियोल कहा जाता है और वो सेंट्रियोल जो पेरेंट सेल में ऑलरेडी मौजूद होती है उस सेंट्रियोल को मदर सेंट्रियोल कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मदर सेंट्रियोल है और ये डॉटर सेंट्रियोल है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये भी मदर सेंट्रियोल कहलाएगी और ये भी मदर सेंट्रियोल कहलाएगी। इस मदर सेंट्रियोल के साथ एक नया डॉटर सेंट्रियोल बनेगा और इस मदर सेंट्रियोल के साथ भी एक नया डॉटर सेंट्रियोल बनेगा। फिर ये मदर सेंट्रियोल और इसके साथ जो डॉटर सेंट्रियोल बन जाता है, ये आपस में एक पेयर बनाएंगे और ये मदर सेंट्रियोल जो अपने साथ डॉटर सेंट्रियोल बनाएगा, ये दूसरा पेयर बनाएंगे। ये पेयर एक सेल में चला जाएगा और दूसरा पेयर दूसरे सेल में चला जाएगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन।
सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिस तरह के डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस है। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो ये 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और ये पेरेंटल स्ट्रैंड अपने लिए नया डॉटर स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंटल डीएनए जब 2 डॉटर डीएनए में डिवाइड हो जाती है तो हर एक डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो इसी तरह सेंट्रियोल भी नॉर्मली सेल में 2 होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रियोल भी साथ में डिवाइड हो जाते हैं और नए सेल में या डॉटर सेल में जो सेंट्रियोल जाते हैं उन सेंट्रियोल में एक मेंबर जो है वो पेरेंट सेल का होगा और दूसरा मेंबर जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। स्टेप्स ऑफ डी सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस तरह होती है, सेंट्रियोल अपने आप को किस तरह डबल करता है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है सेंट्रियोल डिसएंगेजमेंट। इस स्टेप में 2 सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद होते हैं वो सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं और ये इवेंट G1 फेज ऑफ इंटरफेज में होती है। दूसरा है प्रोसेंट्रियोल फॉर्मेशन। न्यू सेंट्रियोल फॉर्मेशन ओल्ड सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल एंड से शुरू होती है और ये इवेंट इंटरफेज के इस फेज में वाक़या होती है। प्रोसेंट्रियोल क्या है, प्रोसेंट्रियोल इनिशियल फेज है सेंट्रियोल फॉर्मेशन का। ये इनिशियल सेंट्रियोल होता है, ये इमेच्योर सेंट्रियोल होता है जो कि ट्यूब्यूलिन डायमर के पॉलीमराइजेशन से बनता है। एलंगेशन एंड मैच्योरेशन। प्रोसेंट्रियोल एलंगेट हो जाता है G2 फेज में और साथ में मेच्योर भी हो जाता है G2 फेज में। एलंगेशन का क्या मतलब है, एलंगेशन का मतलब ये है कि प्रोसेंट्रियोल के साथ ट्यूब्यूलिन डायमर ऐड हो जाते हैं और इसी तरह प्रोसेंट्रियोल का जो साइज है वो बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ इसकी मैच्योरेशन भी होती जाती है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल सेपरेशन। एम फेज यानी मेटासिस या मेयाटिक फेज में सेंट्रोसोम सेपरेट हो जाता है और सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये छोटा सा जो सेंट्रियोल बन रहा है इसको प्रोसेंट्रियोल कहा जाता है। ये मदर सेंट्रियोल है और ये भी मदर सेंट्रियोल है। ये प्रॉक्सिमल एंड है और इस एंड के साथ नया सेंट्रियोल बनता है। ये डॉटर सेंट्रियोल बन रहे हैं, ये डॉटर सेंट्रियोल है और ये भी डॉटर सेंट्रियोल है। इनकी जब एलंगेशन और मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाती है तो हर एक सेंट्रियोल सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट शुरू कर लेता है। सेंट्रोसोम का दूसरा कंपोनेंट सेंट्रियोलर मटेरियल कहलाता है। तो पीरीसेंट्रियोलर मटेरियल क्या है, यह डेंस मास है जो कि प्रोटीन से बना होता है और ये सराउंड करता है सेंट्रियोल्स को। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोलर मटेरियल है। पीरीसेंट्रियोलर मटेरियल की कंपोजिशन गामा ट्यूब्यूलिन, पीरीसेंट्रिन और नाइनिन प्रोटीन होती है और इसका फंक्शन ये होता है कि मैक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनिशिएट करती है और इसके साथ साथ मैक्रोट्यूब्यूल को एंकर करती है सेंट्रोसोम में।
फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेल के अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। फॉर्म बेसल बॉडी। सेंट्रोसोम का काम ये है कि ये बेसल बॉडी को भी बनाते हैं। बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिससे सीलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट होती है, जिससे सीलिया और फ्लैजेला निकलती है। और इसके साथ साथ सेंट्रोसोम सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं वो भी बनाते हैं और यही साइटोस्केलेटल फाइबर्स सेल को शेप देते हैं और सेल को सपोर्ट करते हैं। यानी ये साइटोस्केलेटल फाइबर सेल का साइटोस्केलेटन है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रोसोम सेल के स्केलेटन को बनाने में भी हेल्प करता है। रेगुलेट changes in cell membrane during phagocytosis। फेगोसाइटोसिस के दौरान जो सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस होती है, सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होता है, ये चेंजेस भी सेंट्रोसोम के थ्रू होती है। इसके बाद सेंट्रोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर ओरिएंटेड। सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं या ओब्लीक होते हैं या फिर राइट एंगल पे होते हैं या एक दूसरे के साथ हॉरिजेंटल होते हैं। तो राइट एंगल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल के साथ राइट एंगल बनाता है। अरेंजमेंट ऑफ फेब्रिल इन सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल में जो फेब्रिल्स है इनकी अरेंजमेंट 9+1 होती है या 9+0 या 9+2 या 9+3। तो 9+0 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रियोल में फेब्रिल की अरेंजमेंट 9+0 होती है। इसका मतलब ये है कि पेरिफेरी पे 9 फेब्रिल मौजूद होते हैं और हब यानी सेंटर में कोई फेब्रिल मौजूद नहीं होता। Fibrils are oriented to each other at an angle of। फिब्रिल्स एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाते हैं वो 20 डिग्री होती है या 30 या फिर 40 या फिर 50। तो एक फिब्रिल दूसरे फिब्रिल के साथ 40 डिग्री एंगल बनाता है। ईच फिब्रिल कंसिस्ट ऑफ। हर एक फिब्रिल फिर 3 सब फिब्रिल पर मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 सब फिब्रिल करेक्ट ऑप्शन है। डायमीटर ऑफ ईच फाइबर। हर एक फाइबर की डायमीटर 20 नैनोमीटर होती है या फिर 25 या फिर 30 या फिर 35। तो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। हर एक फाइबर की डायमीटर जो रिकॉर्ड की गई है ये 25 नैनोमीटर है। प्रोटोफिलामेंट्स की तादाद सब फाइबर में कितनी होती है? तो 13 प्रोटोफिलामेंट एक सब फाइबर को बनाते हैं। सेंट्रियोल में नंबर ऑफ स्पोक कितनी होती है? सेंट्रियोल में स्पोक की तादाद 9 होती है। प्रोसेंट्रियोल इंटरफेज के किस फेज में बनता है? G1 फेज, इस फेज, G2 फेज या फिर इस फेज। तो प्रोसेंट्रियोल सेल के इस फेज में बनता है। बेसल बॉडी कंटेन। बेसल बॉडी के अंदर एक सेंट्रियोल मौजूद होता है या फिर 2 या फिर 3 और या फिर 4। तो बेसल बॉडी एक सेंट्रियोल से बनी होती है। सेंट्रोसोम के अंदर जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है वो कौन से हैं? अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, पेरिसेंट्रिन या फिर ऑप्शन नंबर ए यानी अल्फा ट्यूब्यूलिन और ऑप्शन नंबर बी यानी बीटा ट्यूब्यूलिन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि सेंट्रोसोम में जो एबंडेंट प्रोटीन है वो अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली ये चैनल बायोलॉजी विद साकिब से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।